Today we are going to discuss some mathematical applications of the op-amp. प्रीवियस लैब में हमने op-amp के कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना सीखा था, जिसमें सब्ट्रैक्शन, एडिशन और कंपैरिजन के सर्किट शामिल थे। आज जो सर्किट हम बनाना सीखेंगे वो हैं एक्टिव इंटीग्रेटर, एक्टिव डिफरेंशिएटर। आज हम इन दोनों सर्किट की कंस्ट्रक्शन और इनका एनालिसिस जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले से हम इंटीग्रेटर से शुरू करते हैं। तो इस कंसेप्ट को हम समझते हैं एक डायग्राम की मदद से। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डायग्राम इंटीग्रेटर की कंसेप्ट को इलस्ट्रेट कर रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इनपुट हम अप्लाई कर रहे हैं, ये इंटीग्रेटर सर्किट है हमारा, और ये इसकी आउटपुट है। तो ये यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसकी आउटपुट जो है that depends upon the area of the input waveform over a period of time। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एरिया जो है हमारा, एरिया को हम कह सकते हैं कि E इंटू टी। तो जितना एरिया हमारा ज़्यादा होगा इतनी हमारी आउटपुट इंक्रीज करती जाएगी। अब E जो है, E रिप्रेजेंट कर रही है वेवफॉर्म डीसी इनपुट वोल्टेजेस को। Vn, ये Vn है। तो कितने टाइम के लिए हम जो है वो Vn अप्लाई कर रहे हैं, ये हमारा मैग्नीट्यूड है Vn का। और Vn जो है वो अगर हम ज़्यादा देर के लिए हम अप्लाई करें तो हमारे पास एरिया बढ़ जाएगा। जितनी ज़्यादा देर के लिए हम अप्लाई करेंगे इसी लिहाज से हमारी आउटपुट भी बढ़ती जाएगी। आउटपुट जो है वो Vo इज इक्वल टू E इंटू टी। तो ये इसका मेन कंसेप्ट है इंटीग्रेटर का, कि इसके आउटपुट जो है डेट डिपेंड्स अपॉन दी इनपुट वोल्टेजेस एंड दी टाइम। जितना ज़्यादा टाइम के लिए हम इनपुट इसको अप्लाई कर देंगे, आउटपुट इसी लिहाज से हमारी इंक्रीज होती चली जाएगी। इनपुट वोल्टेजेस है E, दैट इज 5 वोल्ट, और उसको हमने टाइम जो है इज इक्वल टू 1 सेकंड के लिए हमने अप्लाई किया, तो आउटपुट हमारी हो जाएगी 5 वोल्ट। अगर यही वोल्ट हमारे पास E इनपुट 5 वोल्ट है और टाइम जो है वो 2 सेकंड के लिए कर दें, इसको इनपुट को अप्लाई कर दें, तो हमारे पास आउटपुट जो हो जाएगी Vo। तो यहाँ पर हमारे पास Vo हो जाएंगे 10 वोल्ट। अब हम एक्चुअल इंटीग्रेटर सर्किट की डायग्राम देखते हैं और इसको एनालाइज करते हैं कि इसके Vo जो है वो किस पे डिपेंड कर रहे होंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सर्किट, पहले भी हमने सर्किट इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट ड्रा किए हैं। तो ये सर्किट भी एग्जैक्टली उन्हीं की तरह का है, एक्सेप्ट कि फीडबैक में ये जो यहाँ पे रजिस्टर होता था, यहाँ पे हमने इसको रिप्लेस कर दिया है कैपेसिटर के साथ। ये टोटल 3 एलिमेंट है इसमें, एक ऑप-एम्प है, एक रजिस्टर है और कैपेसिटर है। तो ये तीनों मिलके बना रहे हैं इंटीग्रेटर। तो इसको अगर हम एनालाइज करें तो Vn हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं इन्वर्टिंग इनपुट के ऊपर। तो ये इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में है। तो यहाँ पे हमें पता है कि ये वाला जो पॉइंट होता है इसको हम लेते हैं वर्चुअल ग्राउंड। कंसेप्ट है हमारे पास वर्चुअल ग्राउंड का। तो ये पॉइंट, इसको हम वर्चुअल ग्राउंड लेंगे और यहाँ से जो करंट पास ऑन हो रही है उसको हम कहेंगे IR करंट, और यहाँ से जो है ये करंट जो है इसको हम कहेंगे IC कैपेसिटिव करंट। तो दोनों करंट हमें पता है कि वर्चुअल ग्राउंड की वजह से ये पॉइंट 0 पे है, तो ये करंट और इसकी इनपुट इम्पीडेंस भी इनफिनाइट है। ये जहाँ से जो करंट पास ऑन हो रही है वो करंट इसमें फ्लो नहीं होगी, वो कैपेसिटर में से ही गुजरेगी। तो इन दोनों करंट्स को हम इक्वेट कर सकते हैं। IR इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं IC। यही जो करंट है ये टोटल करंट पास ऑन हो रही है थ्रू द कैपेसिटर। और IR को फर्दर हमें पता है कि IR इज इक्वल टू, अगर हम IR फाइंड आउट करें तो इधर ये पॉइंट इसके ग्राउंड पे है, यहाँ पे Vn है, तो ये हो जाएगा Vn माइनस 0, I इज इक्वल टू V ओवर R। इसको हम लिख सकते हैं Vn ओवर R। और वोल्टेजेस अक्रॉस द कैपेसिटर जो है, इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेजेस हम ले रहे हैं Vo, और ये पॉइंट 0 पे है, तो Vo इसके अक्रॉस जो वोल्टेजेस हमारे पास आएंगे Vc, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, उसको हम लिख सकते हैं दिस पॉइंट इज 0 और दूसरी एंड के ऊपर इसका माइनस Vo वोल्टेज है, तो इसको Vc जो है दे आर इक्वल टू माइनस Vo, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज हमें मिलेंगे।
और हमें ये भी पता है कि आई सी इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं आई सी करंट पासिंग थ्रू द कैपेसिटर जो होती है वो होती है सी इंटू डी वी ओवर डी टी, डी वी इन, और जो इसमें से वोल्टेज वी सी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर डिवाइडेड बाई डी टी। ये करंट जो है कैपेसिटर की उसमें वो चेंज इन वोल्टेजेस के ऊपर डिपेंड करेगी। तो इसको हम लिख सकते हैं आई सी फर्दर, आई सी इज इक्वल टू सी, वी सी हमने फाइंड आउट किया है कि इज इक्वल टू माइनस वी ओ, तो इसको हम लिख लेंगे माइनस सी, और डी वी सी की जगह पे हम लिख देंगे वी ओ डिवाइडेड बाई डी टी। और इसको फर्दर अगर हम इक्वेट करें तो ये हमने जैसे अभी फाइंड आउट किया था आई आर इज इक्वल टू आई सी, तो इसको अगर हम फर्दर यहाँ पे लिखें आई आर इज इक्वल टू आई सी, तो आई आर हमें पता है कि वी इन डिवाइडेड बाई आर, और इसको हम लिख दें आई सी की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है वो है माइनस सी डी वी ओ और डी टी। इस इक्वेशन को हम फर्दर अगर अरेंज करें और सी को इधर ले आए तो ये आ जाएगा वी एन ओवर सी माइनस इज इक्वल टू डी वी ओ ओवर डी टी। अगेन डी वी ओ ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस वन ओवर आर सी इंटू वी एन, और इनको अगर हम इंटीग्रेट करें, इंटीग्रल लें दोनों साइड से, तो हमारे पास आ जाएगा वी ओ इज इक्वल टू माइनस वन ओवर आर सी इंटीग्रल ऑफ वी एन। This equation shows that the output VO is in opposite polarity because there is a minus and it is multiplied by a factor 1 over RC. तो VO जो है वो हम कह सकते हैं कि that is the integral of the input voltages multiplied by a factor of 1 over RC and it will be in the opposite polarity of the input. जो हमने सर्किट डिस्कस किया है ये आइडियल इंटीग्रेटर है, लेकिन आइडियल इंटीग्रेटर डेफिनेटली हमें पता है कि हमारे पास कोई आइडियल ऑप एम्प नहीं होता, इसमें कुछ ऑफसेट इनपुट वोल्टेजेस होते हैं और ऑफसेट करंट होती है। अगर ऑफसेट इनपुट वोल्टेजेस हैं, इसमें एरर वोल्टेजेस हैं, तो वो कांस्टेंट डीसी वोल्टेजेस हैं। वो कांस्टेंट डीसी वोल्टेजेस होने की वजह से इसकी आउटपुट जो है वो ऑटोमेटिकली वी सैचुरेशन तक पहुंच जाएगी विदाउट इनपुट। वो कैसे हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे डीसी अप्लाई करें इनपुट के ऊपर, डीसी जा रही हो तो डीसी के लिए कैपेसिटर जो है ये ओपन सर्किट है, क्योंकि ये डीसी को पाथ अलाउ नहीं करता। तो अगर ये ओपन सर्किट होगा, ये पाथ फीडबैक पाथ ओपन सर्किट है, तो अब जो आप एम है ये एज ए कंपैरेटर ऑपरेट हो रहा है, देयर इज़ नो फीडबैक। जब ये कंपैरेटर ऑपरेट हो रहा है तो इसकी जो गेन है वो इन्फिनाइट है। तो यहाँ पे अगर स्मॉल वोल्टेजेस भी होंगे तो एरर वोल्टेजेस भी हैं, या फिर हमारी इंटेंशनली हमने डीसी इनपुट अगर दी हुई है या लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, तो उसके लिए ये आप एम जो है ये ओपन कॉन्फ़िगरेशन में ऑपरेट होगा। तो इस जो यहाँ पे स्मॉल सिग्नल आएगा तो इसकी आउटपुट जो है वो अप टू वी सैचुरेशन पहुँच जाएगी। तो ये इसमें एक प्रॉब्लम है कि इस सर्किट को हम लो फ्रीक्वेंसी या डीसी इनपुट के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा दें सी के पैरेलल में, ये रेजिस्टर के कैपेसिटर के पैरेलल में एक यहाँ पे रेजिस्टर लगा दें, फीडबैक रेजिस्टर RF। तो इससे ये जो हमारा प्रॉब्लम था वो एलिमिनेट हो जाएगा लो फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि हमने कहा है कि अगर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल या डीसी सिग्नल देंगे तो हमारी ये लूप जो है ये ओपन होगी। ओपन लूप की वजह से इसका जो गेन है वो इन्फिनाइट हो जाएगा। इन्फिनाइट गेन की वजह से
आउटपुट ऑल ऑफ सडन सैचुरेशन पे पहुंच जाएगी। वो इंटीग्रेट जो है वो प्रॉपर इंटीग्रेटर का फंक्शन नहीं करेगा ये सर्किट। तो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं बाय पुटिंग दिस फीडबैक रजिस्टर अक्रॉस दी कैपेसिटर। अब ये कैसे वर्क करेगा, उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि अब जब इनिशियली यहाँ पे आपने वोल्टेजेस दिए, लेट्स सपोज लो फ्रीक्वेंसी वोल्टेजेस या डीसी वोल्टेजेस हैं, तो डीसी वोल्टेज कैपेसिटर तो ओपन है लेकिन ये रजिस्टर जो है वो फीडबैक में आ जाएगा। तो हमारे पास जो है आउटपुट जो है वो अप टू सैचुरेशन में नहीं जाएगी क्योंकि अब फीडबैक लूप जो है वो कंप्लीट होगी थ्रू दी रजिस्टर। तो इस तरह हम ये जो प्रॉब्लम है इसका ये रिमूव कर सकते हैं, लो फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम। लेकिन जब हमने ये इस आर को और सी या दोनों कम्बिनेशन में लगा दिए तो अब ये सर्किट जो है ये ख़ास क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी के लिए ऑपरेट करेगा, उससे बिलो जो है ये सर्किट काम नहीं करेगा। वो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होगी उसको हम वो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एफ सी इज इक्वल टू 1/2 पाई आर एफ सी। ये जो वैल्यू है आर एफ और सी से, इसको हम इसकी ये क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी उसकी बिलो विच दिस सर्किट विल एक्ट एज ए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर नॉट इंटीग्रेटर। तो उससे हम इस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से हर फ्रीक्वेंसी के ऊपर हम इसको एज एन इंटीग्रेटर यूज़ कर सकेंगे। अगर हमने इसको एफ सी से कम फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑपरेट किया तो ये इंटीग्रेटर के तौर पे काम नहीं करेगा बल्कि एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पे काम करेगा। तो इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए हम ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वेरियस इनपुट वेव फॉर्म्स का रिस्पांस कैसा है इस सर्किट का। हम इसको स्क्वायर वेव इनपुट भी दे सकते हैं, ट्राइंगुलर वेव इनपुट भी दे सकते हैं, साइनोसाइडल भी इनपुट हमारी हो सकती है। तो वेरियस फॉर्म्स हमारे पास अगर हैं तो उनकी आउटपुट जो है इसका रिस्पांस कैसा होगा। सपोज हमारे पास इनपुट जो है वो स्क्वायर वेव है, तो स्क्वायर वेव हम देंगे इसको इनपुट। हमें पता है कि ये स्क्वायर वेव ये डीसी लेवल है, परमानेंट हम इसको डीसी दे रहे हैं। तो अभी हमने देखा है कि डीसी जितने टाइम के लिए हम इसको डीसी देते रहेंगे आउटपुट जो है लीनियरली वो इंक्रीज करेगी। लेकिन इन्वर्टेड, क्योंकि हमने यहाँ पे इन्वर्टिंग इनपुट के ऊपर ये इनपुट सिग्नल अप्लाई किया हुआ है, तो आउटपुट जो है ये हमारे पास लीनियरली इंक्रीज करेगी अपोजिट डायरेक्शन में। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो रैंप है ये डाउनवर्ड है। अब यहाँ पे जब वोल्टेजेस ज़ीरो हो जाएंगे या नेगेटिव वोल्टेजेस होंगे, ये पॉजिटिव थे ये नेगेटिव, तो अब ये रैंप जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। इसी तरह फिर नेगेटिव, जब ये पॉजिटिव है तो ये आउटपुट इसकी जो है वो जितनी देर के लिए हम ये ज़्यादा आउटपुट इसको देते रहेंगे ये रैंप जो है वो इंक्रीज करती जाएगी टुवर्ड डाउनवर्ड्स। अभी हम देखते हैं कि अगर साइनोसाइडल इनपुट हम दें, पहले हमने देखा था कि हम स्क्वायर वेव या डीसी कांस्टेंट डीसी दे रहे हैं, पॉजिटिव दे रहे हैं तो आउटपुट जो है वो नेगेटिव गोइंग रैंप है। अगर नेगेटिव इनपुट इसको दे रहे हैं हम यहाँ पर डीसी कांस्टेंट, तो आउटपुट जो है वो पॉजिटिव गोइंग रैंप है। लेकिन अगर हम साइनोसाइडल इनपुट इसको देते हैं, इंटीग्रेटर है, तो ये आउटपुट हमें जो है वो किस तरह की प्रोवाइड करेगा। हमें पता है कि साइन का जो इंटीग्रल है वो होता है माइनस कास थीटा। माइनस कास थीटा आउटपुट के ऊपर आना चाहिए हमारे पास। अगर ये इंटीग्रेटर है तो माइनस कास थीटा मीन माइनस 90 डिग्री हमारे पास आउटपुट जो है वो लैगिंग होनी चाहिए। जबकि यहाँ पे इसकी आउटपुट जो है वो आप देख रहे हैं, ये आउटपुट रेड जो है ये आउटपुट है और ये जो साइन वेव है ये हमने इनपुट अप्लाई की हुई है, तो ये प्लस कास थीटा है। तो ये कैसे यहाँ पे आउटपुट के ऊपर आ रहा है, आना चाहिए था माइनस कास थीटा, ये लैग करना चाहिए था, ये लीड कर रहा है प्लस 90 डिग्री। तो हमें पता है कि इंटीग्रल है तो ये माइनस 90 डिग्री, तो ये इसको देना चाहिए माइनस 90 डिग्री प्लस यहाँ पे हमें पता है कि ये हमने इनपुट अप्लाई की हुई है नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर, तो ये यहाँ पे 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड हमें करता है। तो 180 डिग्री का अगर फेज शिफ्ट होगा तो हमारे पास माइनस 90 डिग्री, क्योंकि ये इंटीग्रेटर है, माइनस कास थीटा इसको माइनस 90 होना चाहिए था, और प्लस यहाँ पे ये 180 डिग्री का शिफ्ट दे रहा है हमारा जो सर्किट है, तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। फेज शिफ्ट हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री, तो ये हम इसको कहेंगे पॉजिटिव कास थीटा। तो आउटपुट हमारे पास जो है वो पॉजिटिव कास थीटा आ रही है।
अगर हमने नेगेटिव cos थीटा लेनी है तो फिर हमें आगे एक और इन्वर्टर वो लगाना पड़ेगा। तो नॉर्मल अगर आप अदर देन साइन वेव और साइन वेव को और इनपुट हम अप्लाई कर रहे हैं, स्क्वायर वेव है, ट्रायंगुलर वेव है, तो वो तो सिर्फ 180 डिग्री का फेज शिफ्ट दे रही है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो 180 डिग्री -90 तो इस वजह से साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस है, प्लस 180 डिग्री फेज शिफ्ट इसका अपना है। तो हमारे पास जो आउटपुट के ऊपर आ रही है वो लीडिंग कॉस थीटा और पॉजिटिव कॉस थीटा आउटपुट आ रही है। आज की लैब का नेक्स्ट जो सर्किट हमारा वो है डिफरेंशिएटर। पहले हमने इंटीग्रेटर पढ़ा था, ये उसका अपोजिट फंक्शन है डिफरेंशिएटर सर्किट। डिफरेंशिएटर सर्किट के कंसेप्ट को इलस्ट्रेट करने के लिए हम इस डायग्राम से हेल्प लेते हैं। ये हमारा डिफरेंशिएटर सर्किट है, ये इसको हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, रैम वेरिंग विद द टाइम इनपुट सिग्नल है, और ये उसकी आउटपुट है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये आउटपुट। तो डिफरेंशिएटर सर्किट क्या करता है? डिफरेंशिएटर सर्किट हमें आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड करता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट साइकिल, इनपुट सिग्नल। तो रेट ऑफ जितना रेट ऑफ चेंज ज़्यादा होगा, रेट ऑफ चेंज अगर ज़्यादा है तो हमारी आउटपुट भी जो है वो इसी हिसाब से ज़्यादा हमें मिलेगी। अगर रेट ऑफ चेंज जो है वो कम है तो इस तरह आउटपुट हमें जो है यहाँ पे वोल्टेजेस जो मिलेंगे वो भी कम मिलेंगे। तो इसकी जो आउटपुट है वो डिपेंड करती है रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट वोल्टेजेस। अब हम सर्किट डायग्राम की हेल्प से इसके एनालिसिस करते हैं कि डिफरेंशिएटर सर्किट कैसे वर्क करता है, और इसके व्यू जो है उसकी एक्सप्रेशन वो ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। सपोज हम वी एन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, अगेन वही वर्चुअल ग्राउंड वाला कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये वर्चुअल ग्राउंड है हमारा, और इसकी इनपुट इम्पीडेंस हम अज्यूम करते हैं कि इन्फिनाइट है। तो यहाँ से जो करंट पास ऑन हो रही है वो है IC, और यही करंट जो है वो पास ऑन होगी थ्रू रजिस्टर। अब इस सर्किट में और इंटीग्रेटर सर्किट जो पहले हमने बनाया था उसमें फ़र्क क्या है कि यहाँ पे कैपेसिटर था और इधर इनपुट के ऊपर रजिस्टर था, लेकिन अब फीडबैक में रजिस्टर है और इनपुट के ऊपर कैपेसिटर है। ये दोनों सर्किट्स में डिफरेंस है। इसको भी हम लिख सकते हैं कि IC इज इक्वल टू IR, क्योंकि यहाँ पे तो करंट फ्लो नहीं होगी इसके अंदर, तो वही करंट जो है ये थ्रू रजिस्टर पास ऑन होगी। तो दोनों करंट को हम इक्वेट कर सकते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं कि IR जो है, IR इज इक्वल टू, यहाँ पे VO है, यहाँ पे ये 0 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 माइनस VO IR डिवाइडेड बाई R, दिस वन फीडबैक रजिस्टर इज इक्वल टू माइनस VO ओवर R। ये हमारे पास आ जाएगी IR, और कैपेसिटर के वोल्टेजेस जो है, वोल्टेजेस अक्रॉस द कैपेसिटर, तो उसको हम लिख सकते हैं कि VC इज इक्वल टू, ये पॉइंट 0 पे है, ये जो है वो Vin है इसके कैपेसिटर के इधर इस तरफ, तो Vin माइनस 0 R इज इक्वल टू VC इज इक्वल टू Vn। इसको हम लिख सकते हैं कि Vn के इक्वल है। और करंट जो है कैपेसिटर की वो हमें मालूम है कि IC जो होती है वो होती है C इंटू DV ओवर DT, कैपेसिटर वोल्टेजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं C इज इक्वल टू VC जो है वो हमें पता है किसके बराबर है, Vn के बराबर है, तो dVn ओवर dt। और IR की जो वैल्यूज हमने फाइंड आउट की हैं उनको इक्वेट करते हैं। तो IC जो है वो थी हमारे पास C इंटू dVn ओवर dt, IC इज इक्वल टू IR। तो IR की वैल्यू हमारे पास थी माइनस VO ओवर R। तो हमने VO के लिए एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है, तो VO इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएंगे माइनस CR और RC इंटू dVn ओवर dt। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगी VO की। अब इसको एक्सप्रेशन को अगर आप देखें तो हमें पता है कि इफ़ द इनपुट वोल्टेजेस इज अ कांस्टेंट, अगर हम कांस्टेंट इनपुट वोल्टेजेस DC वोल्टेजेस दें तो हमारे पास ये टर्म जो है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आउटपुट हमारी जो है वो 0 हो जाएगी।
तो यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं कि इफ़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ द इनपुट इज मोर देन द आउटपुट वोल्टेजेस विल बी मोर। जितना हमारे पास रेट ऑफ चेंज ज़्यादा होगा उस हिसाब से आउटपुट का मैग्नीट्यूड भी हमारे पास ज़्यादा होगा। अब हम इस सर्किट की फेस रिलेशनशिप देखते हैं कि आउटपुट के ऊपर अगर हम डिफरेंट काइंड ऑफ इनपुट्स वेव फॉर्म अप्लाइड करें तो आउटपुट के ऊपर हमें क्या मिलेगा। डेफिनेटली अगर हम इसको पॉजिटिव रैंप अप्लाई करें इनपुट के ऊपर, पॉजिटिव रैंप अगर हम अप्लाई करते हैं तो आउटपुट जो है वो हमें नेगेटिव मिलेगी, क्योंकि ये हमारे पास इन्वर्टिंग है। और अगर हम डिक्रीजिंग रैंप इसको अप्लाई कर रहे हैं तो आउटपुट हमें जो है वो उसी हिसाब से यहाँ पे अपोजिट मिलेगी। लेकिन अगर हम इसको साइन वेव अप्लाई कर रहे हैं, डिफरेंशिएटर है, तो हमें पता है कि डिफरेंशिएटर सर्किट जो है साइन डेरिवेटिव ऑफ साइन जो होता है वो इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन इज इक्वल टू कॉस होता है। कॉस तो हमारे पास आ रहा है माइनस कॉस, तो ये हम देखते हैं कि ये किस वजह से आ रहा है। तो डेरिवेटिव ऑफ इसकी होना चाहिए पॉजिटिव कॉस, तो पॉजिटिव मीन 90 डिग्री, तो इसको फेस शिफ्ट देना चाहिए ड्यू टू डेरिवेशन। साइन है तो कॉस आना चाहिए था, ये पॉजिटिव यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन हमारे पास ये नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव पॉजिटिव 90 होता तो यहाँ पे होता पॉजिटिव 90, ये हमारे पास आ रहा है नेगेटिव 90। तो ये किस वजह से आ रहा है आप ऑब्जर्व करेंगे, जब सिमुलेशन आप करेंगे तो आउटपुट के ऊपर आपने पर्टिकुलरली ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि फेस रिलेशनशिप क्या है। कि साइन वेव जब हम इनपुट के ऊपर यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो आउटपुट के ऊपर डेरिवेशन है, तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस। तो जब ये दे रहा है माइनस कॉस तो आना चाहिए था प्लस कॉस होना चाहिए। तो ये किस वजह से है, तो यहाँ पे हमें पता है कि 90 डिग्री तो इसको फेस शिफ्ट देना चाहिए था इस सर्किट को। कैपेसिटर और रेजिस्टर लगे हुए हैं तो डिफरेंशिएटर है तो प्लस कॉस आना चाहिए, लेकिन 180 डिग्री फेस शिफ्ट ये भी प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं तो 180 डिग्री का फेस शिफ्ट, अगर प्लस 180 डिग्री फेस शिफ्ट आप यहाँ पे डालें तो ये बन जाता है 270 डिग्री। टोटल हमारे पास आ जाता है 270 डिग्री और माइनस 90। तो 270 को हम 0 माइनस 90 और 270 इसको हम लिख सकते हैं प्लस 90 और 180। तो ये हमारे पास जो एंगल माइनस 90 आ रहा है ये इस वजह से आ रहा है कि प्लस 180 डिग्री यहाँ पे फेस शिफ्ट है। तो एक तो इसने फेस शिफ्ट देना था क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉस है, तो कॉस यहाँ पे हमें पास प्लस कॉस मिलना चाहिए था, लेकिन हमें माइनस कॉस मिल रहा है। तो ये इस वजह से है। ये चीज़ आपने पर्टिकुलरली जब आप परफॉर्म करेंगे, लैब सिमुलेशन है, तो आपने ये आउटपुट वेव फॉर्म ऑब्जर्व करनी है। एक तो मैग्नीट्यूड आउटपुट का ऑब्जर्व करना है, और दूसरा ये फेस रिलेशनशिप जो है वेव फॉर्म्स का इंटीग्रेटर में भी और डिफरेंशिएटर में भी, दोनों में ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है। जो लैब मैनुअल के अंदर बड़ी डिटेल से ये जो है वो इलस्ट्रेट कर दी गई हैं चीज़ें, स्टेप बाय स्टेप गो थ्रू हो उसमें से, और आउटपुट के ऊपर वेव फॉर्म्स जो है वो ऑब्जर्व करें, ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं अबाउट दी इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर जो है वो सॉलिड हो सकें। ओके, थैंक यू।